तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर। हीट हमें पता है कि एनर्जी इन ट्रांजिट जो होगा उसको हीट बोल रहे हैं ना, जो एनर्जी फ्लो कर रही होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उस टाइम पे हम उसको हीट बोल रहे हैं। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो कैसे कैसे हो सकती है ना। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि ठीक है ट्रांसफर हो रही है तो हीट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर होती है ना। तो ट्रांसफर होने के लिए हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप के हीट ट्रांसफर के मेथड पॉसिबल होंगे। इसमें एक ट्रांसफर का तरीका होगा बाय कंडक्शन, दूसरा होगा कन्वेक्शन और तीसरा होगा रेडिएशन। ये तो पढ़ा हुआ है लग रहा है तुम लोगों ने, 10th में मतलब था ये। आजकल 10th में रहता क्या है, अगर ये सब भी हटा दिया है तो क्या पढ़ाते हैं 10th में? 7 में पढ़ा दिया था, मतलब 11th के पहले तक पढ़ाया गया है ना थोड़ा बहुत। कुछ याद नहीं है ना, वेरी गुड, अच्छी बात है ना। अगर पहले का नॉलेज खत्म हो गया तो नया नॉलेज डालना आसान है, पहले का गलत नॉलेज रहेगा तो उसको समझाना मुश्किल है। वेरी गुड ट्रविल, ऐसे ही पुराना सब साफ कर। तो देखो अब हम लोगों के लिए 3 टाइप के ऐसे हीट ट्रांसफर के तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होंगे, इनके लिए हीट ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब मीडियम की जरूरत कैसे पड़ती है, अभी इनके एग्जांपल देखेंगे, जब ये पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। और रेडिएशन जो होगा इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। रेडिएशन जैसे सन से अर्थ पे लाइट आ रही है ना, तो वो जो तरीका है वो रेडिएशन है ना। कोई भी गर्म चीज को रख दोगे तो वो एनर्जी रेडिएट करती है ना, बीच में कुछ भी नहीं होगा तो भी वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। सन से अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है तो भी वहां से यहाँ पे एनर्जी आ रही है लाइट के फॉर्म में। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ऐसे 3 टाइप के हीट ट्रांसफर के तरीके पॉसिबल हैं। इसमें कंडक्शन और रेडिएशन, ये दोनों हमें जेईई के सिलेबस में ये पढ़ना है डिटेल में। कन्वेक्शन का थोड़ा सा इंट्रो वाला बस देख लेंगे, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन में देखो क्या होता है, अगर हम जैसे कोई रॉड ले लें और उसके एक एंड को फायर के ऊपर रखें और दूसरे एंड को पकड़ के रखें, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद हमें समझ आएगा कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये भी गर्म होने लग जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ? हीट तो आपने यहाँ पे दी है, एनर्जी यहाँ पे दी है, लेकिन वो एनर्जी क्या हुई? फ्लो करके यहाँ तक पहुंच गई, तब ना यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ का जो मटेरियल है इधर गया है? मटेरियल नहीं गया है, लेकिन उसके थ्रू एनर्जी पहुंच गई है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल की जरूरत तो पड़ रही है लेकिन मटेरियल जा नहीं रहा है आगे ना। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन बोल रहे हैं, जहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड होगा बट मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे एनर्जी को आगे ले जाने के लिए। वर्क डन होता है नहीं तो क्या वर्क डन होता ही नहीं तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर? बताता हूँ कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कंडक्शन के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड बट मीडियम मूव नहीं करेगा ना, वो जहां पर है वहीं रहेगा, उसके थ्रू एनर्जी मूव करेगी।
अब देखो यहाँ पे एनर्जी मूव कैसे करती है। तो यहाँ पे अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, मटेरियल कोई भी टाइप का हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है, अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो देखा जाता है कि वो अच्छे से हीट को फ्लो करने देता है ना। अगर आप एक आयरन की रॉड फायर के ऊपर रखो तो आपको थोड़ी देर में दूसरे एंड पे तुरंत फीलिंग आ जाएगी कि गर्म हो रहा है, लेकिन एक वुडन स्टिक रखो तो बहुत लंबे टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पीछे वो गर्म होना शुरू होगा। मतलब किसमें इजीली हीट का फ्लो हो पा रहा है? मेटल्स में। मेटल्स में क्यों इजीली हो पा रहा है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब हम यहाँ पे हीट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम भागते रहते हैं ना, उनको एनर्जी मिलती है तो और तेजी से भागते हैं। अब वो अगल बगल वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, फिर वो उससे बगल वाले से टकरा रहे हैं, और ऐसे करके वो उनकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर हम एक वुडन रॉड रख दें फायर के ऊपर तो उसमें भी दूसरे एंड में थोड़ी देर बाद थोड़ा आपको गर्म फील होगा, उसमें तो एकदम भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के भी हीट का फ्लो हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ होगा? इसका मतलब केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हीट फ्लो के लिए, यहाँ पे कुछ और भी है। और क्या है? तो सॉलिड में जो भी एटम्स होते हैं अपनी जगह, सब अपनी जगह क्या होते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। जब इनको एनर्जी मिलती है तो वो और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अगर वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो वो बगल वाले से टकराएंगे और कुछ एनर्जी उसको दे देंगे, फिर वो और ज्यादा से करेगा, वो अपने बगल वाले से टकराएगा। ऐसे करके मॉलिक्यूल अपनी जगह जो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो बगल वाले से टकरा टकरा के उसको भी एनर्जी देते जाते हैं। तो हीट ट्रांसफर का क्या रीजन है? एक तो कोलिजन ऑफ एटम ड्यूरिंग वाइब्रेशन, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन ना, दोनों की वजह से हीट का फ्लो होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो और इजीली होगा ना, और बेटर वे में हीट का फ्लो होगा। तो हम बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। तो वो सारे हीट के भी अच्छे कंडक्टर होंगे ना, सारे मेटल्स हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये सारा पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं ना। हीट ट्रांसफर किसके वजह से हो पा रहा है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन बिटवीन वाइब्रेटिंग जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, एटम्स हैं, उनके वजह से। वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन शेल को नहीं छोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फ्री मतलब फ्री है ना, वो ऑर्बिटल के बाहर है तभी तो फ्री बोलते हैं ना, वो घूमते टहलते रहते हैं और टकराते रहते हैं, तो फ्री है वो। तो हीट ट्रांसफर के लिए क्या क्या है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के दो तरीके हैं, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा बाय कोलिजन ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स। अबे यार बड़े की दिक्कत नहीं है, साइनिंग की दिक्कत है, थोड़ा चेंज कर लेना, थोड़ा ऐसे फेस वेस इधर उधर करके एडजस्ट कर। आप ही डिक्टेट कर दूंगा लिख लेंगे।
पे में ध्यान रखना है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will also be good conductor of heat. यहाँ पे आगे लिख लो आफ्टर गेटिंग एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी मिलने के बाद वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, पहले भी मूव करते रहते हैं रैंडमली, बट मिलने के बाद और तेजी से मूव करते हैं ना। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन एक एटम मूव कैसे करेगा? मतलब इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मूव करा रहा है? सर वही तो लिखा है ना, बोला कहाँ लिखा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मैंने ये बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराएगा, मैंने ये थोड़ी बोला टकराएगा उसको मूव करा देगा। टकरा के उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। मूव ही क्यों करेगा? हैं? एटम मूव क्यों करेंगे? मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम टकरा रहे हैं, उस टकराने में एनर्जी ट्रांसफर होता है ना। शुरू से वो एटम पे मूव करने लगेगा ऐसा कुछ। देखो हर एक एटम यहाँ अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है और अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव करते हुए क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, दूसरे एटम जो भी है अंदर उनसे टकराते रहते हैं, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। इसका मतलब हीट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन बाकी सबको मूव कर रहे हैं। बाकी सबको मूव नहीं करा रहे हैं, बाकी सबसे टकरा के उनको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो उनकी एनर्जी बढ़ती है, फिर वो बगल वाले से टकराते हैं, फिर वो उससे बगल वाले से टकराते हैं, ऐसे चलता रहता है। हाँ मतलब एक प्रोटीन है वो तभी वो ट्रांसफर करेगा। देखो ये जो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन है, यहाँ हीट ट्रांसफर को आप ऐसे मतलब एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो कई लोग क्यू में हैं, लाइन में ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे आपने कोई बॉल है उसको देना है, तो आपने इसको दिया, इसने उसके बगल वाले को दिया, इसने उससे बगल वाले को दिया, ऐसे बॉल आगे जाता जा रहा है ना। तो ये जो ट्रांसफर का तरीका हुआ यही कंडक्शन है, इसमें कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, बस वो आगे वाले से ले रहा है, पीछे वाले को दे रहा है, फिर वो उससे आगे वाले को दे रहा है, ऐसे अगर चल रहा है तो वो क्या है, कंडक्शन है। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना, इधर के इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करके बगल वाले को एनर्जी दी है, फिर वो उससे बगल वाले ऐसे चलता जा रहा है, इसीलिए मटेरियल आगे नहीं जा रहा है ना। ये कंडक्शन का एग्जांपल होगा। कन्वेक्शन में क्या होगा कि बॉल यहाँ पर है, उसको इधर पहुंचाना है, तो वहां पे क्या होता है, कोई एक पर्सन है वो जाएगा लेगा और फिर वापस ला करके दे देगा। मतलब अगर मीडियम खुद मूव करने लग जाए देने के लिए, यहाँ आदमी मतलब मीडियम है ना, अगर मीडियम को चलना पड़ जाए उसको मूव कराने के लिए तो वो कन्वेक्शन होता है। अगर आदमी रुका हुआ है मतलब मीडियम रुका हुआ है, बस एनर्जी जा रही है तो कंडक्शन है। अगर आदमी जा रहा है लेकर फिर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मीडियम भी मूव करेगा। अभी हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन में कि वहां पर मीडियम को चलना पड़ता है हीट को ट्रांसफर कराने के लिए, तो वो कन्वेक्शन होगा। और रेडिएशन में क्या होगा, एक बॉल यहाँ पे पर्सन है, इसने बॉल को फेंका और इधर दूसरे पर्सन ने कैच कर लिया, तो कोई भी चला नहीं अपनी जगह से, बस दूर फेंक करके काम हो गया। तो रेडिएशन में फेंकने का काम होता है ना, एनर्जी रेडिएट होती है और चार्ज जो रहता है उसको रिसीव हो जाती है, तो ये रेडिएशन है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है,
इसमें मीडियम मूव नहीं करता, इसमें मीडियम भी मूव करता है ना, यही मेजर डिफरेंस है। बाकी जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो और समझ लेंगे। सर तो वो सॉलिड में होता है ना बस वाटर? सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में ये अलग बात है कि दोनों होने लग जाते हैं। लिक्विड में तो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन के साथ साथ कंडक्शन भी होता है, वहाँ मेजर कन्वेक्शन होता है बट कंडक्शन भी होता रहता है। मोस्टली तो मेन जो होगा वो सॉलिड में होगा कंडक्शन। रब किया जाए। हाँ हीटर के कंसेप्ट में ये कंडक्शन होता है कि रेडिएशन होता है? किधर में? हीटर हीटर जो रहता है ना, हाँ उसका जो- रूम हीटर की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। रूम हीटर में क्या है, वहां रख दिया और सबको गर्मी मिल रही है। रेडिएशन हुआ ना, वो बॉल फेंक रहा है तुम्हारे पास, कैच हो रहा है, तुम जा नहीं रहो उसके पास लेने के लिए। तो अभी देखो हमने ये समझा कि कंडक्शन में रीजन क्या है कंडक्शन का और कैसे हो रहा है वो। अब हम लोग आते हैं कि जब कंडक्शन हो रहा होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रहा होगा। अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रहा है तो वो टाइम पे भी देखना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम की बात चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे पर यूनिट टाइम के टर्म में सोचेंगे कि पर सेकंड कितनी एनर्जी कोई भी जगह पर फ्लो हो रही है कंडक्शन से, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ये सिचुएशन लेंगे। सपोज हमने एक रॉड लिया हुआ है और इसको दो सोर्स के बीच में कनेक्ट कर दिया है, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे रिजर्वायर। एक है हॉट रिजर्वायर और एक है कोल्ड रिजर्वायर। सही लिख दिया ना? हाँ। ये मान लो कुछ T1 टेम्परेचर पे है, ये कुछ T1 टेम्परेचर पे और ये T2 पे, और T1 यहाँ पर ग्रेटर देन T2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एक रॉड लगा दी है ना, रॉड का ये जो साइड वाला वॉल है उसको आपने कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, तो उधर से कुछ एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हॉट वाले रिजर्वायर से रॉड में एनर्जी इंटर करेगी और कोल्ड की तरफ फ्लो होगी। और ये जो रिजर्वायर है ये मेंटेन रहेंगे ना, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। मतलब हॉट वाला इसको अगर एनर्जी दे रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो रही होगी तो इसको कहीं और से मिल रही होगी, इसका टेम्परेचर मेंटेन है। यहाँ पे अगर एनर्जी आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद इससे एनर्जी निकाल ले रहे होंगे ना, सो दैट कि इसका भी टेम्परेचर चेंज ना करे। T1 T2 चेंज नहीं हो रहे ना। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे एक रॉड लगा दोगे, इस रॉड का लेंथ कुछ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A, तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू में तो रॉड जब आप लेके आए थे तब उसका हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहा होगा। फिर आपने ऐसे कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के काफी लॉन्ग टाइम बाद अब क्या सिचुएशन होगी, क्या रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा? नहीं ना, रॉड के इधर वाले एंड का टेम्परेचर T1 होगा, फिर वो लगातार कम होता जा रहा होगा और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा, T2 ना। तो जब हर पॉइंट का टेम्परेचर कुछ कुछ आ जाएगा और वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, हर पॉइंट का कुछ कुछ टेम्परेचर आ चुका होगा और फिर वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो चुका होगा। तो उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट आ चुका है। शुरू में लगाएंगे तब तो टेम्परेचर हर जगह का चेंज होगा ना, फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम उधर का ज्यादा होगा और लगातार कम होते होते इधर आके T2 पे रुक जाएगा ना। तो उस स्टेट के आने के बाद हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट आ चुका है ना। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाता है। टाइम के साथ ना, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर आया है तो अब वही रहेगा ना, यहाँ पे कुछ आया है वो वही रहेगा और इधर को जा रहा होगा तो लगातार टेम्परेचर कम हो रहा होगा। लेकिन हीट तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। हाँ, उस पे आते हैं हम लोग, बट पहले ये बात समझ आ रही है, यहाँ पे दो स्टेट होंगे, एक स्टेडी स्टेट और एक नॉन स्टेडी स्टेट। नॉन स्टेडी स्टेट में भी हर जगह का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा
ना, और स्टेडी स्टेट आने के बाद टेम्परेचर का चेंज होना बंद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट आ गया है ना। थोड़ी देर कोई डाउट नहीं पूछना है, जो बोल रहा हूँ चुपचाप लिखते रहना है, जब हो जाए ये कंप्लीट फिर अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। मान लो इसमें हमने अगर 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो जो भी टाइम टी ए होगा, टी बी होगा, टी सी होगा, ये जो भी ए बी सी के टेम्परेचर आ गए हैं वो अब टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे ना, ये सारे अब क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट, टाइम के साथ ये चेंज नहीं कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब इक्वल है ना, टी ए यहाँ ज्यादा होगा, टी बी उससे कम होगा, टी सी उससे कम होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो। मान लो ये हमारा रॉड है, इसका कोई हमने एक सेक्शन ले लिया, तो उस सेक्शन पे अगर हम बैठ के देख रहे हैं तो एक dt टाइम में अगर यहाँ से कुछ dq हीट फ्लो करके गया, क्यों हीट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो dq एक छोटा सा हीट फ्लो करके गया dt टाइम में, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे पर सेकेंड कितना हीट फ्लो करके जा रहा है, dq बाई dt। इसको हम बोलते हैं ये यहाँ पे हीट करंट है ना। करंट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में I से दिखाते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी कई बार I से दिखाते हैं। dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो ना, कोई भी सेक्शन से पर सेकेंड कितना हीट फ्लो करके जा रहा है, वही हमारा क्या है, हीट करंट। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो हम 2 सेक्शन ले लें रॉड पे, एक इधर कोई सेक्शन ले लें, एक इधर ले लें, और मान लो यहाँ पे जो हीट इंटर कर रहा है पर सेकेंड वो कुछ dq1 बाई dt है, और यहाँ से जो बाहर जा रहा है इस सेक्शन से वो कुछ dq2 बाई dt है। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई स्टेडी स्टेट आ चुका है, तो मतलब इस सेक्शन का कोई भी पॉइंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जो हीट इसमें इंटर कर रहा है पर सेकेंड और जो हीट इससे बाहर आ रहा है पर सेकेंड, वो क्या होना चाहिए, सेम।
तो स्टेडी स्टेट में कोई भी सेक्शन से आप dq by dt निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी एट स्टेडी स्टेट ना। और स्टेडी स्टेट से पहले क्या रहा होगा, जब आपने शुरू में रॉड लगाया होगा तो हीट मिलती ज्यादा होगी, बाहर कम जाती होगी, क्योंकि वो कुछ हीट अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज कर ले रहा होगा हर एक सेक्शन। शुरू में तो हर जगह का टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो हर जगह जितना इंटर कर रहा है उससे कम ही बाहर जा रहा होगा, कुछ वो अपनी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज कर रहा होगा। तो बिफोर स्टेडी स्टेट क्या होगा, dq1 dt ग्रेटर देन होगा dq2 by dt। इधर रब करूं, तो ये छोटे सेक्शन के लिए कोई भी सेक्शन ले लो, छोटा ले लो या बड़ा, सब जगह वैलिड है। स्टेडी स्टेट आने से पहले हर जगह पे जो dq by dt होगा उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन स्टेडी स्टेट आने के बाद हर जगह पर हर सेक्शन पे dq by dt की वैल्यू सेम हो चुकी होगी। तो फिर बाद में हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि हम किस पॉइंट पे dq by dt बोल रहे हैं, हम बस बोलेंगे रॉड के लिए dq by dt इतना है, मतलब रॉड के लिए हीट करंट इतना है, तो आप समझ जाओगे कहीं पे भी देख लो सेम ही चीज है। स्टेडी स्टेट की बात चल रही है ना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टेडी स्टेट में कितना हीट फ्लो हो रहा है हमें ये निकालना है। तो स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो हम कैसे निकालेंगे, जो रॉड है उसके एक एंड को हमने T1 टेम्परेचर पे रखा है, दूसरे एंड को T2 पे, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। तो स्टेडी स्टेट में कोई भी जगह से आप देखोगे कि कितना यहाँ पे हीट करंट फ्लो करके जा रहा है, dq by dt, मतलब उसको I बोलोगे। हर एक जगह से जो I जा रहा होगा वही अगले सेक्शन से निकल रहा होगा। स्टेडी स्टेट में बात चल रही है ना। तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट के टाइम पे I की वैल्यू मतलब पर सेकेंड जो हीट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, कितना ज्यादा इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ज्यादा पर सेकेंड हीट फ्लो हो रहा होगा। तो डिपेंड कर रहा होगा T1 माइनस T2 के, साथ में डिपेंड कर रहा होगा कितना ज्यादा इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी हीट फ्लो हो रहा होगा। तो एरिया और क्रॉस सेक्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के ना। अगर ज्यादा लेंथ होगी तो हीट को फ्लो कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे टकरा टकरा के जाना है, तो ज्यादा टकराना पड़ेगा। तो लेंथ बढ़ती है तो हीट करंट का फ्लो जो होता है वो कम होने लगता है। तो ये तीनों चीजों को ऐसे ध्यान रखना है ना कि टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया और क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही सेम उस तरह भी होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ना। देखो अगर जैसे इधर से इधर हीट जानी है, अगर ये छोटा एरिया होगा तो कम हीट उधर फ्लो हो पाएगी, अगर बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा हीट फ्लो हो पाएगी उधर। ज्यादा मॉलिक्यूल इधर से इधर कांटेक्ट कर रहे हैं दोनों के, तो ज्यादा हीट फ्लो होगी। सर पर अगर सेम टाइम में उतनी हीट ट्रांसफर होनी तो कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेट ज्यादा है। मैंने अभी क्या बोला कि डाउट नहीं पूछना है, जो बोला जाए चुपचाप नोट करते रहना है। तो dq by dt मतलब I जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आ गया T1 माइनस T2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में लेंथ ना, ऐसे प्रोपोर्शनल आ गया। फिर ये यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं
कुछ के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम नाम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। के मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना, कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है ना, लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। जो बॉडी के मॉलिक्यूल किस चीज के बने हुए हैं ना, उस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो के T1 ज्यादा है क्या T2 से? हाँ, वहाँ T1 ज्यादा है T2 से, तभी तो उधर से इधर हीट फ्लो हो रही है ना, एरो इधर को दिखाया है ना, T1 ज्यादा है। वो वाला पार्ट कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? इसमें देखो मैंने क्या बोला है, अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तो मतलब इसमें किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना, मतलब किसी भी पॉइंट को जो डेल्टा क्यू गेन होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी नहीं आ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए उसको, जो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, जीरो होना चाहिए। मतलब वो बगल वाले से जितना ले रहा होगा उतना ही आगे दे रहा होगा ना। स्टेडी स्टेट में जितना कोई भी सेक्शन में हीट इंटर कर रहा होगा उतना ही वहां से बाहर जा रहा होगा। ये स्टेडी स्टेट क्यों आता है, वो जैसे आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इधर का वही यहाँ का आ जाएगा, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का आ जाएगा ना? अब उसी से रिलेट करते हुए हर पॉइंट के टेम्परेचर T1 से कम होते होते T2 बन जाता है ना, वो कोलिजन होता है, उसी हिसाब से हो पाता है। इधर का ज्यादा है तो इधर का ज्यादा टकरा रहे होंगे, बगल वाले का थोड़ा कम होगा, फिर उससे थोड़ा कम होगा, ऐसे चलते चलते एकदम लास्ट में आके एकदम कम वाइब्रेशन हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा वाइब्रेशन। ये वाला साइड अप करो। नहीं, अगर देखो यहाँ का T2 है, यहाँ का T1 है, तो बीच का टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ही हो सकता है ना, T1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, T2 से कम भी नहीं हो सकता। फिर हीट फ्लो ही नहीं होगी, मतलब एक बार दोनों का मतलब स्टेडी स्टेट आ गया तो फिर हीट फ्लो ही नहीं होगी। स्टेडी स्टेट आ गया बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट तो फ्लो होगी ना। अगर एक साइड का मॉलिक्यूल की ज्यादा एनर्जी है, एक साइड की कम है, तो वो टकराने की वजह से बगल वाले को तो ट्रांसफर होगा, लेकिन वो जो ट्रांसफर होगा वो अपने बगल वाले को कम कर पाएगा, क्योंकि इसके कंपेरिजन में इसका एम्पलीट्यूड कम था ना, और वो अपने बगल वाले को देगा, उसका एम्पलीट्यूड पहले वाले से कम है, तो वो और कम दे पाएगा टकरा के बगल वाले को। तो ये प्रोसेस लेकिन चलता रहेगा, क्योंकि वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कोलिजन तो चलता ही रहेगा ना, कम कम होता जाएगा। टेम्परेचर तो सेम नहीं होगा ना सब पार्टिकल? नहीं, टेम्परेचर हर पॉइंट पे कम होता जाएगा, बट जो भी एक पॉइंट का है वो कांस्टेंट रहेगा। हमें देखो स्टेडी स्टेट का ही पढ़ना रहेगा ना, तो हमेशा स्टेडी स्टेट में ध्यान रखना है कि हर सेक्शन से जो हीट इंटर कर रहा होगा वो सब जगह सेम जा रहा होगा। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर हम लोग यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं के को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो ये जो रिलेशन डिराइव हुआ है, ये हमने किसी dq by dt मतलब इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं ना, एक dt टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। आप चाहे तो एक इंटरवल में देख लो कितना फ्लो हुआ है और वहां से पर सेकंड का निकाल लो ना। अगर मान लो एक डेल्टा t टाइम में डेल्टा q फ्लो हुआ है, तो एक सेकंड में कितना होगा, डेल्टा q by डेल्टा t। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई है तो आप इंस्टेंटेनियस dq by dt निकालो या एक एवरेज निकालो डेल्टा q by डेल्टा t ना, वो तो सेम ही आएगा ना।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो या एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो तो सेम ही होगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के T1 माइनस T2 तो ये अपॉन में L, दोनों चलता है, dq बाई dt लिखो या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखो। आप इसको इधर ला करके इंटीग्रेट करके भी ये चीज लिख सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, dq इक्वल टू हो गया के T1 माइनस T2 इंटू ए अपॉन में L इंटू dt। मान लो T1 टाइम तक कुछ Q1 हीट फ्लो हुआ है और T2 टाइम तक कुछ Q2 हीट फ्लो हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1। ये सारा टर्म कांस्टेंट है ना, कि T1 माइनस T2 ए अपॉन में L, इधर आ जाएगा T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T, और ये क्या है डेल्टा Q, इसको इधर ले आओ तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T ये आ जाएगा ना। जहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कांस्टेंट है तो वहां पे एवरेज भी आप वही लिख सकते हो जो इंस्टेंटेनियस है। ये सेट हो गया। तो पर इसका ज्यादा फील नहीं आया कि ऐसे क्यों होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं बनने लगते हैं ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ भी फील आएगा, थोड़ी देर वेट करो। Q2 माइनस Q1 भी डेल्टा Q लिख दिया और T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख दिया, तो ये हो जाएगा K dq बाई dt को हम लोग I लिखते हैं ना, तो हम इसको I T1 माइनस T2 इंटू ए अपॉन में L लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिख देंगे T1 माइनस T2 अपॉन में L बाय के ए, और इस पूरे टर्म को L बाई के ए को हम लोग कुछ x से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे थर्मल रेसिस्टेंस। सही लिख दिया ना, रेसिस्टेंस। ये वाला साइड हुआ है। सर आपने वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के नीचे वो आई लिखा है क्या? हाँ I लिखा है। हीट करंट बोलते हैं ना dq बाई dt या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ना, उनको हम लोग हीट करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू आ गया हमारा T1 माइनस T2 अपॉन में x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू I इंटू x। तो ये हमारा क्या आ गया है, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा V इक्वल टू IR, ये वही चीज लिखी हुई है, बस V का काम यहाँ पे कौन करेगा, टेम्परेचर। V वहां पे क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R। R यहाँ पे कौन सा लेना है, थर्मल वाला रेजिस्टेंस। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पोटेंशियल करता था वो यहाँ पे टेम्परेचर करेगा। वहां पे इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, यहाँ पे हीट करंट लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और हीट करंट क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो।
इधर हमारा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होगा और इधर थर्मल रेसिस्टेंस होगा। ये साइड अप कर दो। हाँ आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है वो क्या होता था, अगर कोई रेसिस्टर लिया हो, इसके यहाँ का पोटेंशियल कुछ V1 है, यहाँ का V2 है, इसका रेसिस्टेंस कुछ R है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज फ्लो होगा ना, और पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं ना। तो I किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसी को हम लोग V लिखते हैं ना। V क्या होता है? पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इधर से इधर का डिफरेंस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके रेसिस्टेंस के, या इसी में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं ना। I प्रोपोर्शनल टू V हुआ तो V इक्वल टू IR, R यहाँ पे एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता था ना, इसको V लिख दिया। तो वही सेम काम जो V इक्वल टू IR आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे, वही काम आप यहाँ पे रॉड में भी लगाओगे हीट फ्लो के टाइम में। बस पोटेंशियल डिफरेंस की टेम्परेचर डिफरेंस ले लेना है और फिर डेल्टा T इक्वल टू IX लगा देना है। हाँ ये लिखना है, जो भी बोर्ड पे लिखा है वो लिखना है भाई। पहले भी कितनी बार बोला है कि बोर्ड पे कुछ भी लिख दो, सब लिख दो। जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉ पढ़े हुए हैं रेसिस्टेंस को लेकर के, वो सब यहाँ पे भी होंगे। जैसे वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हाँ R1 प्लस R2 हो जाता है, तो वो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, वही सेम फॉर्मूला होगा। पैरेलल वाला भी वही सेम होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सर आप ये बताओगे क्या ये सब क्या बताएं? जो करंट वाला सब सीरीज पैरेलल वाला हाँ बताऊंगा ना। ये साइड अप करें। हाँ अब देखो आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता था, रो L बाई ए, ये पढ़ा होगा ना। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेसिस्टेंस कम मिल पाएगा ना, उतना इजीली फ्लो होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। जो x है वो आया है L बाई के, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जैसे रो है, रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1 बाई रो, वही चीज है ना, ऊपर फिर चला जाएगा। 1 बाई रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/, में सिग्मा L बाई ए, यहाँ पे सिग्मा को बोलोगे कंडक्टिविटी और रो है तो यहाँ पे सेम चीज है। यहाँ पे ये जो सिग्मा नीचे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यहाँ पे ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो वही जो इलेक्ट्रिकल में जो जो फॉर्मूले वही सेम सब यहाँ पे भी बने हुए हैं। लिखा है
है सब पढ़ लेता हूँ क्या इसमें? सेम ही है क्या? सब कुछ सेम है। R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो को ऐसे लिख सकते हैं ना 1/1 बाई रो, और 1 बाई रो को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला इसमें लिखा है। सिग्मा की जगह यहाँ K होता है। ये सब आगे पढ़ाया जाएगा ना, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो अभी तो नोट कर लो, नहीं भी पढ़ा है तो जब करंट वाला पढ़ लोगे तो और इजी लगेगा। ये नपोली आएंगे ना? कहाँ पे? अच्छा यहाँ ये पर ये जी से डिनोट होता है ना कंडक्टिविटी? नहीं, सिग्मा से ही करते हैं। जी वगैरह से कुछ कंडक्टेंस वगैरह कुछ ऐसा था। हाँ कुछ वैसा रहता है, उसके लिए करते हैं। सर वो जो पहला आपने वो जो वायर का ये डायग्राम बताया था ना, हाँ उसमें वो जो T1 T2 है वो दोनों ये टाइम पीरियड के चलते कांस्टेंट ही रहते हैं क्या? टाइम पीरियड मतलब ये T1 T2 तो मैंने क्या बोला, वो रिजर्वायर है ना, उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हीट दे दोगे, और ज्यादा हो रहा है तो निकाल लोगे, और उनका टेम्परेचर मेंटेन रखोगे। बोल दिया गया कि T1 T2 मेंटेन है, मतलब वो चेंज नहीं करना है। और सर ये जो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये स्टेडी स्टेट पे सब स्टेडी स्टेट की बात चल रही है। रब करें ये वाली साइड। फील दिलाने के लिए यार वो मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कशन करना पड़ेगा, उसमें फिर सब बोर होने लग जाएंगे। तू अलग से आके पूछ ले यार। फील करने जैसा कुछ है नहीं, आपको भी समझ आ रहा है। इधर T1 है, इधर T2 है, तो बीच में ना तो T1 से ज्यादा हो सकता है, ना T2 से कम हो सकता है ना। वो वाइब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो अगर हमने एक रॉड लिया और यहाँ का टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया, वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। और यहाँ का टेम्परेचर T2 कर दिया तो इसका भी एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ का फिक्स है, यहाँ का फिक्स है, अब ये वाइब्रेट कर करके इसको एनर्जी दे रहे होंगे, तो बीच में भी सबके फिक्स होने लग जाएंगे ना। अगर मान लो ये वाइब्रेट करके इसने अपने बगल वाले को कुछ एनर्जी दी, उसका एम्पलीट्यूड पहले कम था ना, एनर्जी मिलने के बाद बढ़ा, फिर वो वाइब्रेट करके बगल वाले को एनर्जी दी, उसने अपने बगल वाले को, ऐसे करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता है कि फिक्स इतनी एनर्जी इसका एम्पलीट्यूड है। तो अब जो भी एनर्जी मिलने का रेट होगा सबका एक अपनी जगह कांस्टेंट होने लगेगा। एक लिमिट से ज्यादा कोई बढ़ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एंड अगर फाइनल कर दिया है फिक्स, तो बीच में फिर कोई अचानक से बहुत ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कोई एनर्जी बढ़ती है वो बगल वाले को देता है, वो अपने बगल वाले को, ऐसे चलता जा रहा है। अब अगर यहाँ का फिक्स है तो उससे बगल वाले का फिक्स है, तो उसका मतलब उससे बगल वाले का फिक्स है, सबका फिक्स होता जाएगा स्टेडी स्टेट में। बाकी इससे ज्यादा और हम लोग नहीं फील कर सकते इसको। अब कोई और तरीका नहीं है, और क्या करें? इंस्टेंटेनियस नहीं होगा ना, इनको भी कुछ टाइम लगता है ना। कोई भी एक पार्ट ले लिया, शुरू में उसके पास टेम्परेचर कम था, जब एनर्जी आई तो पहले उसको थोड़ी एनर्जी मिल देता है, थोड़ी खुद देता है, थोड़ी बगल वाले को देता है। फिर अगली बार एनर्जी आई तो अगली बार अब थोड़ा कम लेगा, थोड़ा ज्यादा देगा अगली बार बगल वाले को। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, देने का रेट भी बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि जितना मिल रहा है सब दे देगा। हाँ तो हमने देखो अब क्या समझ लिया है, आगे से हमें कभी भी बोला जाएगा कि भाई एक रॉड है और वो दो रिजर्वायर के बीच में कनेक्टेड है, या इस चीज को ऐसे भी बोलते हैं कि एक रॉड ले लिया है, वो उसका ये एंड T1 टेम्परेचर पे मेंटेन है और ये T2 टेम्परेचर पे मेंटेन है। अगर मेंटेन कर दिया गया मतलब वो कोई ऐसी जगह कनेक्टेड होगा जहां से टेम्परेचर चेंज नहीं हो पा रहा होगा। और आपको फिर पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर कितना पर सेकेंड हीट फ्लोर है, तो आप क्या क्या देखोगे? इसका लेंथ देख लोगे कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया देख लोगे, और इसका कंडक्टिविटी कितना है, और x निकाल लोगे। x कितना होगा? L/K। फिर हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे ना। ओम्स लॉ क्या होगा? I = V/R होता है ना, तो V की जगह क्या यूज करेंगे? T1 - T2 अपॉन में x, ये फॉर्मूला लगा के I निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हमें
कोई टाइम टी का हीट पूछा जाए तो क्या करोगे? ये तो हमने पर सेकेंड का हीट निकाला ना। कोई टाइम टी के लिए क्या करोगे? हमें पता है I इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो अगर हमें I पता है और कोई भी टी टाइम का हीट पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाओगे ना, I इंटू डेल्टा टी कर दोगे तो वो उतने टाइम में कितना फ्लो करके गया वो पता चल जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्यू मतलब पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है, तो टी टाइम में कितना फ्लो होगा I इंटू टी कर दोगे। नोट कर लो ना। जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कुछ भी आय का एक्सप्रेशन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, वो पीछे जो सब किया वो सब समझने के लिए। आज इतना ही करते हैं। होमवर्क में कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, बस स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट छोड़ के ना। दे दिया क्या क्या पूरा दे दिया, वो पूरा लास्ट पार्ट वॉल्यूम पूरा दे चुका हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा अगर वो कंप्लीट कर लेना, बस स्ट्रेस स्ट्रेन वाला भी छोड़ देना ना। और बाकी ये वाला जो आज पढ़ा है वो बस रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके प्रॉब्लम करेंगे। ये वाला पार्ट देखो, अभी शुरू में थोड़ा हो सकता है आपको लगे, बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है बस उसी को यूज करना रहेगा ना, बहुत सिंपल रहता है ये। तो नेक्स्ट क्लास में सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। सब तो पहले क्या क्या